नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे भाजपा में अंतर्द्वंद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल ही में आए बयानों से सत्ताधारी भाजपा असहज हो गई है। तीरथ ने कहा था कि यूपी में जो कमीशन खोरी की प्रथा प्रचलित थी वो उत्तराखंड में भी जारी है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कि स्मार्ट सिटी का कार्य उनके कार्यकाल में देश में 9वें स्थान पर था, लेकिन आज जो हो रहा है इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्मार्ट सिटी में कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों नेताओं के बयानों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने कमीशनखोरी वाले बयान के बहाने कई आरोप चढ़े। इससे भाजपा और सरकार को असहज होना पड़ रहा है। पार्टी पदाधिकारियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा इस तरह से बयानों से बीजेपी के अंतर्द्वंद चल रहा है। ऐसे में धामी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी हो रही है। ये बयान जो कि पार्टी के दिग्गज नेताओं के थे, इससे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली का रुख करना पड़ा। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। देहरादून की सड़कों के हाल से सभी वाकिफ हैं। दून शहर में सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, ये समझ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई बार आवाजाही करते हुए लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। शहर में हो रहे स्मार्ट सिटी कार्यों की धीमी गति के चलते बीते कुछ दिनों से और विपक्ष और विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, उस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के नाम पर सिर्फ देहरादून की सड़कों को खोदा जा रहा है। पूर्व सीएम का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कामों की गति अत्यंत ही निराशाजनक है। वो कहते हैं कि उनके समय में स्मार्ट सिटी के कार्यों की प्रगति को लेकर जो सूची आई थी उसमें देहरादून देश में 9वें पायदान पर था, जो अब बढ़कर 99वें स्थान पर आ गया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले दिनों देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्मार्ट सिटी का कार्य शहर वासियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री से स्मार्ट सिटी के कामों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर इसकी जांच करवाने की मांग की थी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा स्मार्ट सिटी के कामों पर उठाए गए सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कमीशनखोरी किस किसने की है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि तमाम सड़कों को खोदे जाने का विरोध मैंने ही किया था। स्मार्ट सिटी के नाम से धन को खुटपुट किया जा रहा है। हम शुरू से ये आरोप लगा रहे हैं। कहना है कि निश्चित तौर पर जो पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आया उसको खुटपुट करने का काम किया गया है। पहले पूरे तमाम सड़कों
उनके खोदे जाने का विरोध मैंने ही किया था और कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम से आए हुए धन की खुद किया जा रहा है। हम शुरू से आरोप और मेयर ने भी इसमें नाराजगी जताई, खजानदास जी ने भी नाराजगी जताई, पूर्व मुख्यमंत्री भी नाराजगी जता रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी नाराजगी जता रहे हैं। निश्चित तौर पे जो पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पे आया था उसको खुर्द किया गया है और तमाम अच्छी बनी हुई सड़कें भी खोद के छोड़ दी गई हैं, जो चिंता का विषय भी है और पब्लिक बहुत परेशान है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे तो मान के चलिए बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी का अंतर्द्वंद सामने आ रहा है और सरकार द्वारा किया जा रहा विकास कार्यों में व्यवधान आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। प्रदेश के बीजेपी में सियासी उठापटक एक बार फिर से तेज हो गई है। इस अंतर्द्वंद का कारण एक बार फिर से तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं, जिनके बयानों से पार्टी एक बार फिर से असहज हुई है। जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों नेताओं के बयानों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से जाकर मुलाकात की। उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी के बड़े नेता इंटरनल विवाद में फंसे दिखाई दे रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि आपने हाल ही में उत्तराखंड में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला सुना होगा, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार का नाम सामने आया था। कांग्रेस ने भी इस मामले के उठते ही बीजेपी को आड़े हाथों लिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजेपी में अंदरूनी विवाद दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला मौजूदा सीएम और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच इंटरनल विवाद की वजह बनता दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में जांच कराकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये मामला उल्टा होता नजर आ रहा है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि स्मार्ट सिटी उनके कार्यकाल में देश में 9वें स्थान पर थी, लेकिन आज जो हो रहा है उसमें सरकार की छवि खराब हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी में कुछ गड़बड़ लगती है। दोनों नेताओं के बयानों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा। कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने कमीशन खोरी वाले बयान के बहाने कई आरोप चढ़े। इससे भाजपा सरकार को असहज होना पड़ा। हालांकि दोनों द्वारा खुलकर सीएम धामी की खिलाफत तो नहीं की जा रही है, लेकिन इशारों में भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा डाला जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और ये उत्तराखंड के लिए घातक है। हालांकि त्रिवेंद्र रावत ने लक्ष्यदार बातें करते हुए ये भी कहा कि सीएम धामी विकास के चौके छक्के लगा रहे हैं और इस तारीफ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुस्कुराते नजर आए थे। मामला यही नहीं थमा। कुछ ही दिनों के लिए उत्तराखंड के सीएम रहे तीरथ सिंह रावत ने कमीशन खोरी की बात कहकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तीरथ सिंह रावत का यह बयान कहना था कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड की कमीशन खोरी बढ़ गई है। अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने जैसा है। यानी साफ है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा सीएम के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने वर्तमान सीएम की चुकी घेराबंदी। महेंद्र भट्ट का कहना है कि अगर किसी मामले में दोनों नेताओं को आपत्ति है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखे, न कि सार्वजनिक मंच पर। बयान चूंकि पार्टी के दिग्गज नेताओं के थे, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली का रुख करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी भेंट की। बयानों से उपजे सियासी हालात बयान किए। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक मंचों के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहीं इसे भाजपा में अंतर्द्वंद के तौर पर भी देखा जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय नेताओं की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुलाकात में दोनों वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर चर्चा भी हुई है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद देखा जा रहा है। कहा जाता था कि यहाँ पर अगर अंतर्द्वंद होता भी है तो वो संगठन तक बात जाती है, पब्लिक में ये बात नहीं आती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब पब्लिकली ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जादी साहब जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दर्शन ढोपाल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घेड़ियाल जी प्रवक्ता यूकेडी, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अभी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में वसी जादी जी आपसे करना चाहूंगी। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद है। प्रीतम सिंह ने जो सचिवालय घेराव की बात कही थी, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि अंतर्द्वंद जो है वो कांग्रेस में है, कलह चल रही है, दिख नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अब इस तरीके के बयान दे डाले हैं और जो अब कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नासूर बनते जा रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें जयदीप साहब खुद को, अनम्यूट करें जी। जी। भाजपा के अंतर्द्वंद से हमें कोई लेना देना नहीं। भाजपा किसी के आपसी कले कुछ भी हो, किसी भी स्तर तक हो, प्रदेश को या प्रदेश की जनता को या कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो मुद्दा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उठाया है उससे जरूर हमें कुछ लेना देना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और कांग्रेस तो लगातार शुरू से इस चीज के लिए कह रही थी कि जो कार्य प्रणाली भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी को लेकर अपनाई है वो पूरी नहीं है, वो दुरुस्त नहीं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। अब जो 2017 से जब ये चयन हुआ था देहरादून का स्मार्ट सिटी के अंदर, तो उस वक्त एक आशा जगी थी लोगों को भी, उत्तराखंड की जनता को भी और देहरादून की खासकर जनता को, कि वाकई में स्मार्ट सिटी बनेगा तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं देहरादून की, वो पूरी होंगी। देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर ये शुरुआत की गई थी देहरादून स्मार्ट सिटी की, वो एक उद्देश्य भी अभी तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक सीवर लाइन की इस प्रोजेक्ट ने ही पूरे देहरादून स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। और मैं पहले दिन से इस चीज को कहता हूँ, कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को कहती है कि जो मंशा है सरकार की, वो मंशा बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देती है। मंशा कमीशन खोरी तक की है भाजपा की, क्योंकि जितनी तेजी से स्मार्ट सिटी के 2019 25 जून 2019 में स्मार्ट सिटी इस मिशन की शुरुआत की गई थी और अभी 3 साल और कुछ महीने पूरे हुए हैं और आप इतने सीओ बदल चुके हो। आशीष श्रीवास्तव जी से शुरुआत हुई थी, अब सोनिका जी हैं, उससे पहले राजीव थे, उससे पहले सरगुन जी थे। तो आपकी मंशा क्या है? और जिस तरह से अगर इसके अंदर भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। वो कमीशन किस स्तर तक गया है और किस स्तर तक जाता है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक और दूसरे इसके अंदर एक बड़ा मुद्दा है ये सीधी, जो मैं चाहता हूँ कि चर्चा आपके चैनल के माध्यम से होनी चाहिए। इस स्मार्ट सिटी में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में शुरुआत हुई थी तो इसमें 50-50 का अनुपात रखा गया था कि 50% राज्य सरकार के लिए मान्य होगा, 50% केंद्र सरकार के लिए। ये भी एक आपत्ति, क्योंकि जिस तरह से हमारा प्रदेश अभी भी कर्जे में डूबा हुआ है और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार भाजपा की केंद्र मानने के बाद हमारे ऊपर 90-10 के रेशियो की बजाय 50-50 तक पहुंच गई है। ये रेशियो भी 90-10 का होना चाहिए था। देहरादून के लिए 10% राज्य सरकार करती और 90% केंद्र सरकार करती। अब लेकिन ये कमीशन खोरी किस स्तर तक जाती है? अभी भी 1500 करोड़ रुपए के आसपास की रिपोर्ट में पढ़ा था कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास अवमुक्त हो चुके हैं और 39 जो प्रोजेक्ट थे इस योजना की स्मार्ट सिटी की, उसमें से भी आधी भी पूरी नहीं हो पाई। तो इतना कुछ क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर? सुनील उनियाल गामा आवाज उठा रहे हैं, चलो कांग्रेस आवाज उठाती है तो आपको लगता है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन अब आपके वो नेता आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। तो इस बड़े गंभीर मामला है और इसकी जांच एक अच्छी स्पष्ट जांच इसकी होनी चाहिए। ठीक है, दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? संदर्भ द्वंद को लेकर अपनी ही सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं। दर्शन डोभाल जी अनम्यूट करें। यशी जी, देखिए बहुत गंभीर विषय है और अब ये समझना होगा कि जब दो पूर्व मुख्यमंत्री, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दो पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही एक तो कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं अपनी ही सरकार पर और एक जो है स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। इसी प्रकार दो अन्य वरिष्ठ नेता, जिसमें एक सुनील उनियाल गामा जो यहाँ के मेयर है और खजान दास जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि जो इनका आपसी कलह, अंतर कलह जो है और इनका जो गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, इससे क्या परिणाम होगा। क्या मुख्यमंत्री के रूप में मात्र 6 साल के अंदर एक चौथा इंजन मिलने वाला है, या कहीं ऐसा तो नहीं जहां भाजपा सरकार अभी तमाम आरोपों से, दर्जनों घोटालों से घिरी हुई है और अंकिता हत्याकांड जो है उनके गले की हड्डी बना हुआ है, यूकर SSSC का मामला हो, विधानसभा घोटाला हो, इस प्रकार के तमाम मैं कह रहा हूं कि दर्जनों आरोप उन पर लगे, आरोप नहीं है, ये सबके सामने है। तो शायद इसे बचने का, अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर भाजपा ये कहती है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है चाल है
कि अंतर कलह का मामला सामने ला करके इस जितने भी आरोप हैं इनको ध्यान भटकाने के मतलब से ये खेल खेला जा रहा है, या फिर हमको जो है मुझे लगता है कि एक गुट जो है, जो नया गुट तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी से एक और मुख्यमंत्री हमको जो है 6 साल के अंदर हमको चौथा मुख्यमंत्री मिल सकता है। और ये भाजपा सिर्फ हमको यहाँ की जनता को गुमराह करना चाहती है, उलझाए रखना चाहती है। पहले भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार के बाद आपसी अंतर कलह का ड्रामा करके हमारा ध्यान भटकाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला। और फिर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? जब इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं तो अभी तक कितने अधिकारी नप जाने चाहिए थे 24 घंटे के अंदर? क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसका मतलब उनकी भ्रष्टाचार के लिए कि अधिकारियों की अलग अलग टीम है और पुराने लोगों की अलग टीम थी। कहीं इसमें भी उनका अंतर्कलह हो सकता है। अब देखने वाली बात यह भी होगी, हो सकता है कि इनमें आपसे डील हो जाए, हो सकता है इनको माल पानी अब खत्म हो गया होगा, पुराना जो कमाया हुआ जोवाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं इस पर लेना चाहूंगी। मीनाक्षी अड़ियाल जी क्या कुछ कहना चाहती है? कि आप भी समूचे विपक्ष की तरह आप भी यही कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है या जिसकी आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आवाज लगातार दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि नए मुख्यमंत्री के लिए ये सब हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है और साथ ही साथ कार्रवाई की, जैसे कि अभी डोभाल जी बात कर रहे थे कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई, तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जो आप बात कह रही हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ऐसी बातें हो रही हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, जो भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, बेशक ये फ्रस्ट्रेशन में ही सही, लेकिन बोल सच रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कमीशनखोरी भी है और उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार भी है और जो अव्यवस्थाएं हैं स्मार्ट सिटी को लेके वो भी हैं। तो चाहे वो कितने ही फ्रस्ट्रेट होके ये चीज निकल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से सत्य वचन निकल रहे हैं। दरअसल इसमें मैं ये कहूंगी कि इसमें किसी पर्टिकुलर की गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा तो आप भी थे, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके टाइम में भी ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं था या फिर अव्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय आपने क्या किया? दरअसल ये जो फ्रस्ट्रेशन निकल के उनकी आ रही है, ये फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब नाकामियों का ठीकरा किसी एक पर्सन पे फोड़ा जाता है। हम लोग देखेंगे पास्ट में भी जो जितनी भी भाजपा सरकार की नाकामियां थी, उसका ठीकरा इन्होंने कोशिश की थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पे ठीकरा फोड़ के उनको पदमुक्त करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के नए मुख्यमंत्री को ला दिया था और अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर ली थी कि हमने एक व्यक्ति विशेष जो था इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार था, उसको हमने हटा दिया है। तो जब इस तरह का सिस्टम देखिए, जब तक हम लोग व्यक्ति विशेष पे ये ठीकरा फोड़ेंगे तब तक और सिस्टम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिम्मेदारी है तो पूरी भाजपा सरकार की है। यदि भ्रष्टाचार चल रहा है तो पूरी भाजपा सरकार के राज में चल रहा है। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं और जो आज बात हो रही है कि स्मार्ट सिटी का कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसमें पूरी की पूरी भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि ये दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का कि यहाँ राजनीतिक जो अस्थिरता है उसके कारण ये स्थितियां उत्तराखंड की ठीक नहीं हो रही हैं। तो मैं डोभाल जी की बात का इस बात पे एक्सेप्ट करती हूँ कि ऐसा ना हो। देखिए, जहां हमारे पास सिर्फ अभी 4 मुख्यमंत्री होने थे, आज हमारे पास दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं और न जाने आने वाले समय में एक पर्टिकुलर जो इनकी नाकामी है उसका फिर से ये ठीकरा किसी और पे फोड़े। तो ये जो पूरी की पूरी भाजपा सरकार है, ये उसका एक गेम प्लान होता है बेसिकली कि किसी एक व्यक्ति विशेष को करिए और फिर से एक सरकार को मुख्यमंत्री बदल दीजिए और सारा का सारा जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री पे डाल दी गई और सारा काम हो गया। तो जिम्मेदारी सभी की है, पूरी भाजपा सरकार की है। यदि हम स्मार्ट सिटी की बात करें कि अगर ये अपनी ही सरकार पे आवाज उठा रहे हैं, तो सबसे पहले इनको भी हाजिर जवाब होना पड़ेगा कि हम लोगों के टाइम पे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं, उन सबका जवाब भी इन लोगों को देना पड़ेगा। जी, अरुण शर्मा जी, यहाँ पर आपने सभी विपक्षी दलों को सुन लिया है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अभी फिलहाल आए नहीं है। और अगर हम महेंद्र भट्ट जी की बात करें तो उनको दिल्ली का रुख करना पड़ा, और जब दिल्ली के दौरे शुरू होते हैं तो लोगों की चिंताएं ऑटोमेटिक बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक व्यक्ति विशेष को, जैसे कि मीनाक्षी जी कह रही थी कि एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उस पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री लाकर खड़ा कर देंगे,
क्या ये पूरा जो चल रहा है सिस्टम, लाइक त्रिवेंद्र सिंह रावत का चाहे हो, चाहे तीरथ सिंह रावत के जो बयान है उनकी हम बात करें, तो क्या ये इस ओर इशारा कर रहे हैं? अरुण जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। हाँ यशी जी, शायद हम 2 दिन पहले हमने तीरथ सिंह रावत के बयान पे भी यहाँ डिबेट की थी। तीरथ सिंह रावत के बयान पे हमने कल डिबेट की थी जी। हाँ की थी, और मैंने तब भी कहा था कि तीरथ और त्रिवेंद्र रावत दोनों रावत बंधुओं के बयान के कोई मायने हैं, क्योंकि वो टाइमिंग देखिए आप जी। हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं और गुजरात में चुनाव होने हैं, और दोनों रिजल्ट 8 दिसंबर को आने हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीरथ भाई को या त्रिवेंद्र भाई को दोनों को आप हल्का करके नहीं भाप सकते। अब आप देखिए तीरथ सिंह जो त्रिवेंद्र रावत है वो एक जमाने में भाजपा के गढ़वाल क्षेत्र के संगठन मंत्री थे, और वहां से विधायक बने, और विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री भी बने। वहीं तीरथ रावत जब अंतरिम सरकार 2000 में हमारी बनी थी तो उसमें शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद विधायक भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, और आज भी सांसद है। तो इन दोनों के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता जी। और ये कहीं ना कहीं पूरी भाजपा की एक रणनीति होती है कि उसी रणनीति के तहत कोई आदमी बयान देता है, क्योंकि ये दोनों नेता संघ से भी जुड़े हुए हैं, और संघ का कोई नेता या भाजपा का कोई बड़ा नेता बिना किसी निहितार्थ के कोई बयान नहीं देता। और आप ये देख लीजिए, टाइमिंग देखिए कि इन दोनों के बयानों के बाद कुछ जगह ये छपा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देने के लिए हाईकमान के पास भेजा। अब हाईकमान से किससे मिले वो, ये भी समझने की बात है। हाईकमान से वो मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से जी। अब दुष्यंत गौतम अगर प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, निश्चित तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश प्रभारी के तौर पर उनकी ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महामंत्री को रिपोर्ट करें। दूसरा, महेंद्र भट्ट किससे मिले? बी एल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जो आज की तारीख में पूरी भाजपा के अंदर तीसरे नंबर के नेता है, चौथे नंबर के नेता है, अगर आप माने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अगर किसी के हाथ में पूरी पार्टी की कमान है तो वो बी एल संतोष है जी। और बी एल संतोष के कुछ कहने का मतलब यह है कि वो बात इन सब जो शीर्ष नेता है वहां तक पहुंचती है। तो आप इन सारी चीजों को, अब महेंद्र भट्ट ने खुद स्वीकारा है कि हाँ इस विषय में चर्चा हुई है। अगर इस विषय में चर्चा हुई है तो वो क्या चर्चा हुई? क्या आला कमान उनको कोई दिशा निर्देश देगा जी, या आला कमान निश्चित तौर पर दूसरी तैयारी कर रहा है और केवल सही टाइमिंग का इंतजार कर रहा है? मैंने पहले भी आपको डिबेट में कहा था कि इस प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन निकट भविष्य में होने हैं और केवल गुजरात और हिमाचल के चुनावों के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। और आज भी मैं अपने स्टैंड में कायम हूं कि इस प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन भविष्य में होंगे, क्योंकि संगठन में तो अभी परिवर्तन हो चुका है महेंद्र भट्ट के रूप में। अब सरकार के अंदर क्योंकि कई मंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, उन मंत्रियों को हटाया जाना निश्चित है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे अवैधान मिल गया है तो वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल मान के चलिए कि इस हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद प्रदेश में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जी। अब वो किस रूप में आएंगे ये निश्चित नहीं है, क्योंकि भाजपा के अंदर, अगर भाजपा की राजनीति आप भी इतने दिन से देख रही हैं कि ये पत्ते तब खोलते हैं जब इनको कोई निर्णय थोपना होता है, उससे पहले ये पत्ते नहीं खोलते और ना कुछ पता लगता है जी। क्योंकि जब त्रिवेंद्र के बाद तीरथ मुख्यमंत्री बने थे तो किसी को सपना नहीं आया था कि तीरथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, उनका नाम दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ा था। और हमेशा उत्तराखंड में तो हम लोगों ने स्पेशली देखा है कि जिनका नाम होता था वो दूर दूर तक नजर नहीं आते थे और एक नया नाम एड ऑन होकर आ जाता था और बताया जाता था कि ये मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी जी। इसी तरह देख लीजिए
जब पुष्कर धामी के नाम पर निर्णय हुआ तो क्या किसी को पता था? बिल्कुल नहीं। उस समय धन सिंह रावत का नाम बहुत तेजी से चल रहा था और अचानक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया था। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, खेल के तौर पर बहुत पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं, उतने ही पिछड़े हैं इस दुनिया में। खेलों को जितना प्रोत्साहन वर्तमान सरकार ने दिया है, ऐसा पहले कभी खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो रहने की होती थी, और शायद आपने हॉस्टल के लिए कुछ अभी अनाउंस किया है। हॉस्टल बना रहे हैं, हर मंडल पे हॉस्टल बना रहे हैं, और जो हॉस्टल थे उनमें अभी बच्चों की संख्या भी कम थी, खाली सीटें थी, उनको भी अभी अभियान चलाकर हमने भरा है। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया कुछ कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने सहमति दी है। लाइमलाइट में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार के जो इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के खेल हैं उनको कराने में प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। द इंटरव्यू में वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं यूपी के अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद की, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल ही में आए बयानों से पार्टी असहज हो गई है और जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली रुख करना पड़ रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है, विकास कार्यों को लेकर जो सवाल उठाए गए उनको लेकर विपक्ष अब कहीं ना कहीं लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। तो इन सबको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वसी जदी साहब का रुख करना चाहूंगी मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जदी साहब देखिए, अगर हम तीरथ सिंह रावत के बयान को सुने तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो ये शून्य हो जाना चाहिए था और ये ऐसा नहीं हुआ। 20% कमीशन खोरी के साथ ये शुरू हुआ और जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो हमें विपक्षियों ने ही बताया कि ये 45 से 60% हो चुका है। ठीक है, उन्होंने 20% कहा, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को नहीं कहा, उन्होंने ये बात सारे ही राजनीतिक दलों को कही, जिसमें कांग्रेस भी कटघरे में खड़ा होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में मान लेते हैं कि 20% कमीशन खोरी हो रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस किस हक से सवाल उठा रही है और कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने भी राज किया उत्तराखंड में। और अगर भारतीय जनता पार्टी को आप चोर कह रहे हैं तो आप खुद को भी तो उसी जगह पर खड़ा करिए। ऐसा नहीं है यशी जी, कैसा नहीं है जदी साहब? सबकी कार्य प्रणाली अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, सबकी खींची हुई लकीरें अलग होती है। जो काम हमने किया वो काम भाजपा नहीं कर पाई। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी के बयान से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी को शायद काम करने का मौका नहीं मिल पाया।
वो मुख्यमंत्री बने तो फटी जीत और अमेरिका के 200 वर्ष के गुलाम में ये टक्कर रह गए और भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफी की, उन्हें बिना किसी वजह के हटा दिया गया और हटाकर भी कोई बड़ा पद नहीं किया गया। जिसको पहले भी सांसद, आज भी सांसद ही हैं और उनकी उपयोगिता का शायद वो यूज नहीं कर पाई भाजपा। तीरथ सिंह रावत जी को लगता है 20% कमीशन है और वो देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इतनी मुझे नाराजगी है तीरथ सिंह रावत जी हो कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आप अपने दामन को नहीं देखते। लोकायुक्त पर हमने 2 बार फाइलें भेजी हरीश रावत जी के कार्यकाल में और हमने 2 बार अनुमोदन चाहा लोकायुक्त लाने के लिए और गवर्नर ने दोनों बार हमारी फाइलों को लौटा दिया। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस को ये इतनी श्री मिल जाती है कि आप लोकायुक्त लेकर आए और आपकी गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार में आपके गवर्नर आपके थे, हमें ये मौका नहीं दे पाए, लेकिन 6 साल से आप सत्ता में हो, आप लोकायुक्त किया। तीरथ सिंह रावत जी को समय कम मिला लेकिन इतना मिला कि वो चाहते तो लोकायुक्त ला सकते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लोकायुक्त ला सकते थे, हमारी फाइलों को आगे नहीं बढ़ने दी, आप अपनी फाइलें बढ़ाते। आज अगर लोकायुक्त होता तो फिर तीरथ सिंह रावत जी को ये ना कहना पड़ता कि आप 20% हम कमीशन देते हैं या 15% कमीशन देते हैं, जो कि कमीशन उन्हें लगता है कि जाता है। तो आपकी सरकार रही और आप अगर हम 10 साल हमें काम करने का मौका मिला, 12 साल में आप लोगों को भाजपा को मिल चुका है, तो आप अपनी इस कार्य प्रणाली में पहली अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री का मौका मिला तीरथ सिंह रावत जी को, उसके बाद वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, आप सांसद हैं, तो इतनी बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेने के बाद आप नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इस तरह की जुमलेबाजी कर जनता को सरबराही का काम करें। एक दूसरा मुद्दा, अब जब आप यहाँ पर कमीशन खोरी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस स्मार्ट सिटी में कमीशन खोरी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, जो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि आपके बार बार सीओ बदलने, आपका कंपनी को किस तरह से ब्लैक लिस्टेड करना, आपका सीवरेज के काम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन देना चाहते थे, आप स्मार्ट डॉक्यूमेंट देना चाहते थे, आप स्मार्ट स्कूल देना चाहते थे जिसके अंदर सब बायोमेट्रिक होती, आप उसके अलावा जल संवर्धन पर काम करने थे, पेड़ लगने थे, पर्यावरण बचना था, आप सोचिए 1039 परियोजना है जिसके अंदर आपको सैकड़ों काम करते थे। आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो कमीशन खोरी को जिस तरह से गोल मोल घुमाकर तीरथ सिंह रावत जी कहना चाह रहे थे और स्पष्ट तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कह दिया कि कमीशन खोरी का खेल तो नहीं है, तो कुछ भी कहा कि जिस तरह से काम की शुरुआत की गई थी वो काम पूरे नहीं हो पाए, तो जो आप गोल मोल घुमाकर कह रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर कह दीजिए कि वो कमीशन किस स्तर तक जाता है, किस लेवल तक जाता है, और इसके ऊपर एक बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए हमें लगता है, क्योंकि इस तरह से मेरा प्रश्न आप सुन नहीं पाए या आपको भारतीय जनता पार्टी पर ही सारा ठीकरा फोड़ना है? देखिए सुनिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि जो लकीरें कांग्रेस की है उसके आसपास भी भाजपा नहीं पहुंच पाई। आपने कहा ना कि हमारे, देखिए जयदीप साहब, आपके ये कहने से चीजें बदल तो नहीं जाएंगी। जितनी दोषी, मैं तो कहती हूँ जितनी दोषी आप भारतीय जनता पार्टी को मानती है, मैं उतना ही दोषी मैं कांग्रेस को भी मानती हूँ। आप दोनों ने ही राज किया, इसके अलावा उत्तराखंड में किसी ने भी राज नहीं किया। तो अगर आज जो स्थिति है उसे आप भी तो स्वीकार करें कि आप भी उसमें हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। हमने कमीशन खोरी पर लगाम लगाई थी, हमने काम करके दिखाए थे, और पहली बार उत्तराखंड के उत्पादों को हरीश रावत जी ने इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए। पहली बार एनडी तिवारी जी ने। ठीक है डोभाल जी, आप सहमत है यहाँ पर जयदीप साहब के जवाब से? रुकिए जयदीप साहब रुकिए, तो रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। दर्शन डोभाल जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। यशी जी, अच्छा होता है कि आज भाजपा के प्रवक्ता इस चर्चा का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भाजपा अब जो है सामना नहीं कर सकते, सवालों का सामना करने लायक नहीं बची है। उनकी आपसी गुटबाजी और जितने तमाम दर्जनों उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं घोटालों के, और इस प्रकार से मुझे लगता है कि उनका सामना करने की अब हिम्मत है नहीं। अब चलो हम मान के चलते, अगर ये वास्तव में उनका अंतर्कलह है और गुटबाजी भी है, तो ये बात सच में साफ है कि इन्होंने तीरथ सिंह रावत जी को पहले खून के आंसू रुलाया हुआ है। पहले मेरे सामने की बात है 2017 में जब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले तीरथ सिंह रावत जी के ताजपोशी की पूरी तैयारी थी। मैं स्वयं उस बात का गवाह हूँ। मधुबन होटल की बात है, जब इनको अचानक से जो है इन्होंने इनके नाम की घोषणा कर दी, जबकि तीरथ सिंह रावत जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे और रोए उस दिन मधुबन होटल में। कई आपके मीडिया के चैनलों के सामने वो रोए, आंसू उनके निकाले उन्होंने।
और फिर उनको मनाने की कोशिश हुई और उसके बाद उनको शायद दिल्ली जो है उसमें भेजा गया, दिल्ली भेजा गया, केंद्र में भेजा गया राज्य मंत्री के रूप में या किसी तरह से, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनको केंद्र में भेजा गया था, मनाने की कोशिश की गई है। और अब हो सकता है कि अब इनकी जो है वो घाव जो उनके मन में है उस समय के जो दर्द है, और क्योंकि दोबारा उनको फिर एक चांस मिला, 100 दिन के अंदर उनकी और उससे भी जो है बड़ी बेइज्जती उन्होंने भाजपा ने की है यहाँ के उत्तराखंड में कि उनको जो है 100 दिन के अंदर हटा दिया। तो मुझे लगता है कि वो बदला लेना चाहते हैं और इस बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इससे भी ज्यादा घोटाले किए हैं, बहुत ज्यादा घोटाले हुए, वो दोबारा इस कुर्सी पर नहीं आएंगे और ना उनको ये लाने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दाव जो खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि ये तीरथ सिंह रावत जी के लिए एक प्लान हो सकता है कि वो उनका साथ दें, क्योंकि इनकी जो पूरी लॉबी है, अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए सिर्फ ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, इसके अलावा खजानदास जी जैसे वरिष्ठ नेता और इसके अलावा जो है मेयर और कई जो पूरी लॉबी है एक साथ खड़ी होती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अब जो है इनका धामी से सरकार को अलविदा करने का वक्त आ सकता है और ये पूरा ताकत लगाएंगे। और इन्होंने सही वक्त चुना है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी तमाम भ्रष्टाचारों से घिरी हुई है। और इसके अलावा जो है अब स्वयं जो है इन्होंने जब इतने बड़े आरोप लगा दिए, मैं तो कहता हूं अगर इनके अंदर नैतिकता है तो ये आरोप लगाने वाले भी यह डिमांड करें कि उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो, इनको मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा मांग लेना चाहिए। यह सरकार अब इसमें बने रहने लायक बिल्कुल नहीं है अगर इनके अंदर नैतिकता बची है। इससे बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता जब इतने बड़े लेवल के नेता इस तरह का आरोप अपनी ही सरकार पर लगा रहे हैं, जो स्वयं सबसे लंबे समय में, जैसा माननीय ये हमारे पत्रकार महोदय ने भी कहा है श्रवण ने कि ये दोनों आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। कहा जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मोदी जी के सबसे करीब है, इसीलिए उनको सबसे लंबे समय रखा भी गया है। अगर आपसे टांग खिंचाई उस समय ना होती तो शायद पूरा 5 साल निकाल देते। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तैयारी, मैंने जैसा कहा कि चौथा हमें सीएम कोई ना कोई देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी और ये समय आ सकता है। और सही बात तो यह है कि अगर वास्तव में नैतिकता बचे तो इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है डोभाल जी, देखिए मैं यहाँ पर वसीम जैदी साहब की बात का जिक्र कर रही थी कि जैदी साहब कह रहे थे मैं कमीशन खोरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, और अगर वो होते तो शायद मैं उनसे पूछती कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, तमाम चीजें हैं। लेकिन बात अगर हम कमीशन खोरी की करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में कांग्रेस भी है, और जिस तरीके से बिल्कुल देखिए इनका तो चोली दामन का साथ है भ्रष्टाचार में, तो ये दोनों पार्टियां एक ही है, इनका तो संयुक्त मोर्चा है भ्रष्टाचार के मामले में। इसीलिए तो सारा आज कांग्रेस पूरी जो भाजपा के अंदर है, आप जितने इनके सीनियर लीडर है सारे के सारे भाजपा में भ्रष्टाचार करके गए हुए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखते हैं, ये गुरु चेले हैं आपस में ये भ्रष्टाचार के मामले में। और ये चाहते हैं अगर इन्होंने 100 करोड़ का किया तो हमको 200 करोड़ का करना है, ये इनका आपस में मुकाबला कंपटीशन चलता है, कंपटीशन चलता है साहब। बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, सुनिए जैदी साहब सुनिए आपका टर्न आएगा, आप बोलना, आप इसका जवाब देना, थोड़ा बोलने दीजिए सर। सवाल सुन लीजिए, सवाल को सुन लीजिए। भाजपा कांग्रेस से सीखती है, कांग्रेस भाजपा से सीखती है, और भाजपा में कांग्रेस है, कांग्रेस में भाजपा है। आम आदमी पार्टी सीख रही है, सीख रही है। आपके सीनियर लीडर, आपके पूर्व मुख्यमंत्री आज भाजपा के अंदर है, आपके कितने सीनियर लीडर भाजपा के अंदर है? क्यों है? क्योंकि अपना घर बचाने के लिए, अपने घोटाले बचाने के लिए वो बचा रहे, वो जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की है उन्होंने उत्तराखंड की जनता को चूज करके उसको बचाने के चक्कर में वो आज भाजपा में उनको तो क्या नहीं हो सकता। डोभाल जी और जैदी साहब और डोभाल जी प्लीज रुक जाइए। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहते हैं? रुक जाइए डोभाल साहब, रुक जाइए। मीनाक्षी जी ये बात सच है कि जैदी साहब आऊंगी मैं आपके पास, रुक जाइए जी। उत्तराखंड की बदहाली की बात करें तो दोनों ही सरकारें बराबर की जिम्मेदार हैं। आज कांग्रेस चाहे कितना ही विपक्ष पे आरोप लगा ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल भाजपा वाली राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा भी इसी तरह आरोप लगा के सत्ता में आ गई, तो हो सकता है कि एक बार फिर से हमारा भी टर्न आ जाए इस तरह से आरोप लगा के। क्योंकि चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट जो है कांग्रेस की सरकार में भी रही है। घोटालों की अगर हम बात करें
घोटालों की अगर बात करें, घोटाला तो खोलकर बताइए। आप बिल्कुल सुनिए, आप लोकायुक्त की आज बात कर रहे हैं, तो देखिए लोकायुक्त के जो आधे से ज्यादा कांग्रेसी हैं वो तो आज भाजपा के अंदर चले गए। यदि वाकई उनकी नीयत लोकायुक्त लाने की होती तो आज वहां पर भी वो लोकायुक्त की बात कर रहे होते। लेकिन असल बात ये है कि अपने घोटालों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये लोग भाजपा में चले गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड के अंदर लीडरशिप की बहुत कमी है, क्योंकि आप देखेंगे अगर शुरू से हमारा इतिहास तो हमारे ऊपर थोपे हुए मुख्यमंत्री हमेशा आए हैं। बहुत ही रेयर केस होगा कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाया गया हो। तो जहां पे मैं जब लीडरशिप की बात कर रही हूँ, तो जब उत्तराखंड की जो परिकल्पना हुई थी, जब ये उत्तराखंड राज्य बनाया था, जिस कारणों से ये राज्य बना था, आज वो चीजें जस की तस है। ना रोजगार है, ना जो पहाड़ी राज्य की हम बात करते हैं, ना उस पहाड़ी राज्य में शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। यहाँ पे जो हमारे नेता हैं उनकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है, जिन महत्वाकांक्षाओं के चलते आज उत्तराखंड को लूट खसूट के इन लोगों ने अपनी जेब की, अगर हम संपत्तियों की जांच करें तो साफ नजर आ जाएगा कि इन्होंने सिर्फ उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन किया है। और जहां तक उत्तराखंड को संवारने की बात हुई थी, जो उत्तराखंड राज्य को आज होना चाहिए था, वो आज उस जगह पे नहीं है। तो इसके लिए दोनों ही से दोषी हैं। और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नारा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने कि गरीबों ने कांग्रेस को ही हटा दिया, कांग्रेस को ही हटा दिया। तो देखिए, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, जयदी जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपने भी बहुत सत्ता में बहुत रहे हैं। आप कांग्रेस रही है सत्ता में, लेकिन तब भी कोई बेहतर, आप लोग सत्ता में नहीं थे क्या उत्तराखंड में? आप आरोप लगा रहे हो, लूट खसोट केदारनाथ घोटाले की बात करें, क्या केदारनाथ घोटाला, आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देना जो आपदा में जो घोटाले हुए थे, उसकी लिस्ट में बिल्कुल वो लिस्ट में आपको भेजूंगी। मुझे लगता है आपको भी जानकारी नहीं है। घोटाले कांग्रेस के राज में हुए थे, जितने घोटाले हुए थे, जिन घोटालों को बचाने के लिए कांग्रेस के सारे जो मंत्री हैं, यहाँ तक कि अब उनका नाम भी सामने आएगा, मुख्यमंत्री जो रहे हैं विजय बहुगुणा जी, वो भी अपने घोटालों को बचाने के लिए भाजपा में जाके शामिल हो गए थे। तो ये तो इस तरह की तो ये चीजें आप यहाँ पे मत बोलिए। 2016 में वो भाजपा में गए, 2 साल उसके साथ वो कांग्रेस में रहे। बिल्कुल। अब आप कितनी ही सफाई देते फिरे कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस आज विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी जो एक मुख्य विपक्ष है, मुख्य विपक्षियों की तरह आज भी मुखर होके नहीं आ रही है सामने। आप भी लिमिटेड विरोध करते हैं कि सिर्फ कहाँ तक सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप वहीं तक। जयदेव साहब और मीनाक्षी जी रुक जाइए एक सेकंड प्लीज। अरुण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और एक जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिला है, और शायद आपको जानकारी हो भी, कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है जेपी नड्डा जी से। तो एक और जहां पर महेंद्र भट्ट जी मुलाकात कर आते हैं BL संतोष जी से और दुष्यंत गौतम जी से, तो वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा जी से। अब इसका क्या मायने निकालें हम? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। यशी जी, अगर आपको याद हो जी, लगभग 3 महीने पहले जी त्रिवेंद्र जी दिल्ली गए थे जी, और मोदी जी से 1 घंटे बातचीत हुई थी जी, और तब भी हमने डिबेट करी थी उसी बात पे। 1 घंटे अगर मोदी जी से किसी क्षेत्रीय नेता की मुलाकात होती है जो किसी पद पे नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत आज की तारीख में ना MP है, ना MLA है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना प्रदेश संगठन में है, ना राष्ट्रीय संगठन में है। और ऐसे आदमी को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे का टाइम देते हैं मुलाकात के लिए, तो उसके कुछ मायने होते हैं जी। और ये उत्तराखंड की जो नई पटकथा है, ये उसी दिन लिखी गई थी। अब इस पटकथा पे फिल्म रिलीज होनी बाकी है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि हिमाचल चुनाव के बाद आपको इस उत्तराखंड में नई फिल्म रिलीज होती हुई दिखेगी। अरुण जी, जहां तक मुझे याद है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल जी एकाएक अचानक से सुर्खियों में आ जाते हैं। और पहले तो वो फटकार लगाते हैं, वहां पर स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा होता है। उसके बाद फिर UK SSS घोटाला हो जाता है, उसके बाद विधानसभा भर्ती घोटाला हो जाता है, और उसके बाद फिर ये तमाम चीजें। और
ये उस दिन के बाद से मुझे लगता है, मैं लगातार देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में निकलकर सामने आ रहा है। उसके बाद से ये लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बयान आ जाना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसकी जानकारी संगठन को नहीं होगी। सभी को है जी यशी जी, सभी को है। और जब आप खुद आज ये बता रही हैं जी नेशनल टीवी में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी जी, तो कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुष्यंत गौतम और वीएल संतोष से मुलाकात की जी। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत मिलके आ गए या अभी और लोगों से मिले, और हो सकता है कि कल परसों में आपको उत्तराखंड के कई मंत्री दिल्ली में अलग अलग जगह पे मुलाकात करते हुए दिखे जी। ये घटनाक्रम बहुत तेजी से चलेगा अब, क्योंकि अब 8 दिसंबर बहुत दूर नहीं है जी। और ये सबको पता है कि गुजरात में चुनाव का नतीजा क्या आने वाला है और हिमाचल में भी क्या आने वाला है जी। ये बहुत सारी चीजों से जो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह आई होंगी आपको भी अंदाज होगा जी। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज है। और केवल एक, मैंने उस दिन भी ये कहा था, अगर आप याद हो आपको प्रेमचंद अग्रवाल वाली डिबेट में मैंने ये कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल की टाइमिंग गलत थी जी। जो उन्होंने विधानसभा में लास्ट मूवमेंट पे भर्तियां करी वो टाइमिंग गलत थी। जिस दिन उन्होंने ट्रांसफर के ऑर्डर दिए थे 74 लोगों के और अगले दिन वो जर्मनी चले गए थे, वो टाइमिंग गलत थी जी। और जब उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ मैंने भर्ती करी है जी लेकिन नियमानुसार करी है, वो टाइमिंग गलत थी। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल इतने बहादुर हैं, कम से कम वो स्वीकार तो है कि हाँ मैंने किया जी, लेकिन वो टाइमिंग गलत हो गई उनकी, और उसी तरह कई लोगों की टाइमिंग गलत हो रही है जी। स्थिति तो ये है कि निकट भविष्य में अगर अरुण जी, लेकिन ये दोनों वीडियो की टाइमिंग जरूर सही है। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये जो वीडियो आए हैं, इनकी टाइमिंग मुझे लगता है बहुत सटीक टाइम पर निकलकर सामने आ रही है और इसके अलग राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि इस टाइमिंग पे गौर कीजिए कि किस टाइमिंग पे इन दोनों के बयान आए और बैक टू बैक बयान आए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। और बड़ी बात है, किसी चैनल पर वो किसी चैनल पर इस बात को नहीं कह रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो वो किसी चैनल पर इस बात को नहीं कह रहे हैं। वो एक वीडियो है, ऐसा लग रहा है वो किसी से बात कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, मैंने कल भी कहा था कि आप टाइमिंग देख लीजिए, इस टाइमिंग पे बैक टू बैक आए और पूरे संगठन और सरकार ने उनके बयानों का विरोध नहीं किया। अभी तक किसी के बयान नहीं आए और मुझे तो लगता है कि कल एक चर्चा हुई और आज दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं, इसीलिए आज भाजपा के प्रवक्ता इस डिबेट से अपने को दूर रखने में उन्होंने ठीक समझा। जी, मुझे जानकारी मिली कि वो नहीं आएंगे और यही वजह है, क्योंकि देखिए डिबेट का आज जो मतलब था वो सिर्फ इतना ही था कि भारतीय जनता पार्टी के अगर दो दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो इनके क्या मायने हैं। और दूसरी चीज ये भी कहीं ना कहीं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है, जो विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनको भी देखना जरूरी है। हालांकि इसमें मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसलिए भी चाहती हूँ क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ना सही तो कांग्रेस ने तो राज किया ही है यहाँ पर, और चूंकि वो यहाँ पर रही है तो मैं कांग्रेस से जरूर सवाल पूछूंगी कि भाई विकास कार्य अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं और तमाम चीजें देखी जा रही हैं यहाँ पर, तो इसमें कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है, कांग्रेस खुद को कितना मजबूत स्थिति में पा रही है यहाँ। आप ये देखिए ना, वसी भाई इतनी देर से बैठे हैं जी और अपनी कमीज को भाजपा की कमीज से सफेद बताने में तुले हुए हैं। जी ऐसा बिल्कुल। लगता है कि इन्होंने लेमिनेशन करा दिया था कि इनको कोई छूटे ना पड़े। महाराज वसी भाई, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ तिवारी जी के टाइम पे क्या होता था। तब मुख्यमंत्री राहत कोष से नेपाल और साउथ इंडिया तक पैसे बटे थे, अगर आपको याद हो। उसमें खूब आपने भी लिखा था और आपने भी खूब बोला था, पत्रकारिता आप भी करते। और उसके बाद विजय बहुगुणा के राज में कौन राज चलाता था और हरीश रावत के टाइम पे कौन काम करता था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, हम चुप है तो ठीक है, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए कि इस उत्तराखंड पे भ्रष्टाचार की नींव पड़ी है और शुरू से भ्रष्टाचार सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। जय जी साहब, मैं अपने बड़े भाई शर्मा जी से बातचीत करना चाहता हूँ। जैसे अरुण शर्मा जी ने कहा, मेरे बड़े भाई हमेशा से इनका प्यार मुझे मिला है, लेकिन शर्मा जी आप बड़े करीब से देखते हैं, मैंने भी प्रदेश को बहुत करीब से देखा है।
सवाल ये है कि हमने सरकार किसने चलाई, ये मायने ज्यादा बेहतर ये लगता है कि सरकार चलाकर कार्य क्या किया। हम बेहतर हैं ये आप अच्छे से जानते हो, भले ही आप स्पष्ट तौर पर न बोल सको, लेकिन तिवारी जी का कार्यकाल और हरीश रावत जी का कार्यकाल वाकई में सबसे अलग रहा है। और जो मौजूदा कार्यकाल है पुष्कर सिंह धामी का 2.0, वो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे निराशाजनक कार्यकाल है। यही सब बातें तो प्रीतम जी को नाराज करती हैं जैदी साहब। इस कार्यकाल की शुरुआत के बाद से भ्रष्टाचार की बातें, लॉ एंड ऑर्डर की बातें, और इसके अलावा प्रीतम सिंह जी चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाए। जैदी साहब मैं वही कह रही हूँ कि आप हरीश रावत जी को बहुत अच्छा श्रेय दे रहे हैं, तो प्रीतम सिंह जी भी चाहते हैं कि उनको क्रेडिट दिया जाए। आप लोग देते नहीं, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। प्रीतम सिंह जी तीनों सरकारों में रहे, विजय बहुगुणा जी के साथ भी रहे, हरीश रावत जी की सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी मंत्री को, अरुण शर्मा जी बैठे हैं, कि अभी तक 22 सालों के इतिहास में गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा, लेकिन हरीश रावत जी ने गृह मंत्रालय प्रीतम सिंह जी को दिया था। तो प्रीतम सिंह जी बड़े कद्दावर रहे हैं, तिवारी गवर्नमेंट में भी कद्दावर रहे हैं, विजय बहुगुणा जी की सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में भी, विपक्ष के तौर पर भी वो लगातार आज ही बोलते हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी लगातार नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी लगातार उन्होंने इतने स्पष्ट मुद्दे उठाए। उनकी सौम्यता, उनकी शालीनता, एक स्पष्ट मुद्दे उठाने के लिए लगता है कि जिस तरह से बातचीत करते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं और उनकी बातें असर भी रखती हैं। जैसे जी, लेकिन जैसे भी दर्शन डोभाल जी कह रहे थे और गिरदियाल जी कहती कि विजय बहुगुणा जी ने से जब आप तो घोटाला करा तो एकदम भागकर भाजपा में चले गए। विजय बहुगुणा जी को 2014 जनवरी में हटा दिया गया था मुख्यमंत्री के पद से, और 2016 मार्च तक वो कांग्रेस के साथ रहे। 2016 मार्च में जब 18 मार्च का वो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद वो भाजपा में गए। तो ऐसा नहीं है कि इतना कुछ करने के बाद आपदा घोटाला, आपदा में मुझे लगता है कि आपदा की एक स्पष्ट जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाई है। उत्तराखंड पहले ऐसा प्रदेश बना है, शर्मा जी कहते हैं, बता देंगे सबसे ज्यादा मुआवजा राशि देने वाला प्रदेश बना है, और हरीश रावत जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, देखिए जैदी साहब बिल्कुल भी कांग्रेस के गुणगान सुनने के फिलहाल मैं मूड में नहीं हूँ। जैदी साहब रुक जाइए प्लीज। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसका हम जरा कुछ समझ लें। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं, इस पर फिर कभी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे भाजपा के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको लेकर। एक और जहां जानकारी मिलती है कि महेंद्र भट्ट जी बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम जी से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए। इसके कई सियासी मायने हैं, देखना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़रिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।